एक बड़ा विवाद चल रहा है, एक बड़ा हंगामा हो रहा है और सोशल मीडिया पर राणा सांगा का पूरा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आजकल एआई का ज़माना है, ग्रोक है और तमाम एआई चैटबॉट है। आप सब राणा सांगा डालिए, लोग बराबर पुराने क्लिप्स ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। खुद दूरदर्शन के एक चैनल में बताया गया है 30 साल पहले बने सीरियल्स में कि राणा सांगा ने कैसे बाबर को संधि पत्र भेजा था कि आप दिल्ली पर हमला कीजिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ। यही बात जो है वो संसद में रामजी लाल जो सुमन है उन्होंने कही, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और दलित समाज से आते हैं। इसके बाद उनके घर पर हमला हो गया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इसका पहले विरोध शुरू हुआ, उसके बाद एक बड़ा हुजूम बनाकर हमला किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि करनी सेना का हाथ है। खुद जो एक हमलावर है उसने अपने शरीर पर टमाटर डाल लिया, केचप डाल लिया और वो खुद कह रहा है कि पुलिस ने हमें बिल्कुल कुछ नहीं किया, न हमने पुलिस को कुछ किया। और सोचिए, जेसीबी लेके लोग पहुंचे थे। सवाल ये है कि रामजी लाल सुमन ने अगर गलत कहा है, झूठ बोला, एक तो सांसदों को विशेषाधिकार है, उसके बाद भी आप चाहें तो एफआईआर करा सकते हैं, मानहानि का मुकदमा करा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के घर पर तोड़ फोड़ और जान मारने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। रामजी लाल सुमन के बेटे ने एक एफआईआर दर्ज कराया है, नामजद एफआईआर दर्ज कराया। उन्होंने कहा है कि मेरी गाड़ी तोड़ी गई, लूटपाट हुई है, जान लेने की कोशिश हुई है, कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो सवाल है कि क्या इस तरह के हमले, अब तो संसद में कोई कुछ बोलेगा और जिसको नहीं पसंद है, या आजकल ये चलन बहुत तेजी से चल रहा है कि आपको अगर किसी की बात नहीं पसंद है और अगर वो बात असंवैधानिक है या कानून का उल्लंघन है या संविधान का उल्लंघन है, तो इस देश में कोर्ट कचहरी है सजा देने के लिए। ऐसे तो पेशवाओं ने शूद्रों को और अतिशूद्रों को, अछूतों को गले में हांडी लटकाया था, तो क्या जिस समाज से पेशवा थे उनके समाज पर हमला कर दिया जाए? ऐसा तो नहीं है। इस देश में जाति के नाम पर तमाम शोषण हो रहे हैं, तो क्या किसी जाति पर हमला कर दिया जाए? ये तो रास्ता नहीं है। ये देश को कहां ले जाएगा? अगर आप मेरी बातों से या किसी की बातों से, कोई भी हो, कोई कुछ बोल रहा है, अगर सहमत हैं, असहमत है, तो आप कानूनन तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते हैं, हमला नहीं कर सकते हैं। इसमें तो कहीं ना कहीं जाति का रसूख दिखता है, लेकिन ये लोकतंत्र है, संविधान की ताकत है। अगर चुनावी लिहाज से बात करें तो ये हमला बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि जिस समाज के बारे में ये करनी सेना जिस समाज से है, जिस समाज के लोगों ने हमला किया है, उनका वोट तो ऑलरेडी बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के सांसद पर हमला किया, उनका भी एक बड़ा समाज है। साथ ही हाल ही में जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के लोग, अभी हाल ही में यूपी में लगभग 37 सीटों का नुकसान हुआ था। 37 सीटों का नुकसान है बीजेपी को, 41 सीटों का टोटल। तो अगर इस तरह से जो पॉलिटिकल खेल चल रहा है, उसमें तो नुकसान में बीजेपी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि जो कम्युनिटी हमलावर है वो तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। और इसलिए रामजी लाल सुमन ने भी अब स्टैंड क्लियर कर दिया है। रामजी लाल सुमन ने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये इतिहास है और मैं जो सच है वो कहूंगा। तो ये मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है। शिवपाल यादव आज आगरा पहुंचे। पार्टी राम गोपाल यादव ने कहा है कि हम इस मामले को ईद के बाद बड़ा मुद्दा बनाएंगे, बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएंगे और इस मामले को हम तुल देंगे और बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। चूंकि अब 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो चुनाव के लिहाज से देखें तो ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। मैं फिर कह रहा हूं, पानी बहुत बह चुका है। अब इस देश के लगातार एससी एसटी ओबीसी, किसान और अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और आप जातीय हिंसा करके तो किसी को नहीं दबा सकते हैं और उससे आपका पॉलिटिकल सोशल नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। वैसे अगर क्षत्रिय समाज की बात करें तो आज़ादी के बाद सोशल जस्टिस को लेकर उनका इतिहास बेदाग रहा है।
चाहे बीपी सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, ये सब लोग बड़े सम्मान के साथ नाम लिए जाते हैं। महाराणा प्रताप के उनकी बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है। राणा सांगा ने जिस तरह से बहादुरी से लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने राज्य को बचाने के लिए, वो बड़ा न्यायप्रिय, बड़ा सम्मान से लिया जाता है। कुछ राजा हैं, जैसे अब शिवाजी महाराज न्यायप्रिय राजा थे, उन्होंने तमाम दकियानुसी विचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनका भी मान सम्मान है। गुरु गोविंद साहब ने तमाम मुगलों से भी लड़ा और हिंसक राजाओं से भी लड़ा जो गैर बराबरी फैलाते थे, उनका मान सम्मान है। महाराणा प्रताप की बहादुरी की लोग बखान करते हैं कि उन्होंने अपने राज्य के लिए समझौता नहीं किया, बहादुरी से वो लड़े। उन राजाओं की आलोचना होती है जिन्होंने सरेंडर कर दिया, चाहे वो मुगलों के सामने सरेंडर करे, चाहे अंग्रेजों के सामने सरेंडर करे, जिन्होंने उस समय कोई धर्म और जाति के लिए नहीं लड़ाई हो रही थी। जाति के हिसाब से तो उस समय मनुस्मृति लागू था, जब ज्यादातर राजपूत राजा का दौर था, या मुगल थे या अंग्रेज थे, तो शूद्रों अति शूद्रों को तो कोई हक था नहीं। सम्राट अशोक के वंशज जब खत्म हो गए इस देश में, हमेशा चेंज चल, जैसे अभी कांग्रेस 60 साल तक थी तो वो अपना मनमानी कर रही थी, उसमें भी उन्हीं लोगों का भला था जिनका भला आज बीजेपी के राज में हो रहा है। जैसे आज भी SC ST OBC को कुछ नहीं मिल रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी अस्पताल नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं कैसे उनको BHU के सामने धरना देना पड़ रहा है। तो कांग्रेस के दौर में भी लबोलुआब यही था, जैसे बीजेपी में चल रहा है उसी तरह के हालात। राजपूत राजा थे तो भी था, मुगल आए तो भी वही हालात थे, अंग्रेज आए तो भी वही हालात थे। जब इस देश में मनुस्मृति लागू हो गया, जातिवाद थोप दिया गया, शूद्र अछूत बना दिया गया, तो यही स्थिति थी। तो इन लोगों की स्थिति तो बदली है जब संविधान लागू हुआ है। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो उन तमाम राजाओं का बहुत सम्मान करते हैं लोग जिन्होंने मानवीयता के लिए काम किया। सम्राट अशोक ने दवाइयाँ बंटवाई, धर्म का प्रचार किया, उन्होंने गौशाला बनवाए, पशुओं के लिए अस्पताल बनवाया, बड़ा नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अखंड भारत था, सम्राट अशोक के समय मौर्य भारत अखंड भारत था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। तो हर राजा के बारे में लोग जानते हैं, कौन राजा था जो दुष्ट था, कौन राजा था जो जनता को प्यार करता था। तो इतिहास तो सबका लिखा जाता है, हिटलर का जैसे लिखा गया, मुसोलिनी का लिखा गया। तो लेकिन भारत के लिहाज से बात करें तो मैं फिर कह रहा हूं कि अब समय है कि आप लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें, संविधान को कैसे मजबूत करें। पीछे बहुत कुछ अच्छा बुरा रहा है, उसको भूलना पड़ेगा। और आज़ादी के 75 साल बाद अब हम कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूरी तरह से राजनीतिक मसला हो जाता है। आज बात जुडिशरी करेंगे। आप किसी कम्युनिटी से हो, आप SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, अल्पसंख्यक हो। आज सुप्रीम कोर्ट के जज ओका ने कहा है कि क्या हम ये कहने की स्थिति में है कि न्यायालय पर सबको भरोसा है। न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं करता है। सोचिए, 1993 से कोलेजियम सिस्टम लागू, उससे पहले जुडिशरी में जजों की नियुक्ति सरकार के जिम्मे थी। उसके बाद 93 में कोलेजियम सिस्टम लागू हुआ, एक आरक्षण बनाया गया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती जज करेंगे। पिछले 2018 से लेकर अब तक की बात करें तो 718 जजों की भर्ती हुई है, जिसमें मुश्किल से 100 जज SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के हैं। किसान कम्युनिटी भी नहीं है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं की भी संख्या नहीं है। तो सवाल है कि आज न्यायपालिका कटघरे में और खुद सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। आप सोचिए कि क्या हम इस कहने की स्थिति में हैं। लोग 10-10 साल कोर्ट में रह जाते हैं, फिर उनको बरी करना पड़ता है। आपने कैसे उनको 10 साल बंद रखा। 3-3, 4-4 साल लोग जेल में गुजारते हैं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता है, वो दोषी नहीं होते हैं, फिर आपने क्यों रखा। आरोपी की वजह से पूरा परिवार सफर करता है। अब तो बुलडोजर का भी कंसेप्ट आ गया है, किसी पर आरोप लगे तो बुलडोजर चला दीजिए, उससे उसका बेटा, बच्चा, परिवार, माँ, सब उसका तहस नहस हो जाता है। जो आरोपी है उसके अलावा पूरे परिवार को सजा दीजिए। लेकिन सोचिए, आज भी जेल में, अगर जेल में बात करें तो इस देश के 90% लोग जो हैं वो वीकर सेक्शन के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जातीय रूप से कमजोर है। जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक के लोग हैं वो सब के सब जेलों में खीरा चोरी के झूठे आरोप खट रहे हैं, जमानत नहीं हो रही है, किसी को वकील नहीं पता है। आज भी मुझे एवरेज कॉल आते हैं, जो वीकर सेक्शन के लोगों की जमीनें कब्जा हो जाती है,
तो पुलिस तंत्र, जब तक ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, जब तक जुडिशियरी में या ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में इस देश के हर नागरिकों को भागीदारी नहीं होगी, जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, संविधान लागू नहीं होगा, जब तक सबकी भागीदारी तय नहीं होगी, तब तक व्यवस्था को और बढ़िया नहीं किया जा सकता। इसलिए बाबा साहब का जो कंसेप्ट है और भारत का जो संविधान है, आप एक बार उसको लागू करके तो देखिए। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप डाइवर्सिटी तो लाइए, चेक एंड बैलेंस होगा। एक ही तरह के लोग, एक ही समाज के लोग, एक ही विचारधारा के लोग चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब चेक एंड बैलेंस होगा, हर समाज के लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे, तो यह करना मुश्किल हो जाएगा। तो सोचिए, ये जो पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो रही है, ये इसलिए क्योंकि जुडिशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वहां सबसे ज्यादा जातिवाद और भाई भतीजावाद है, और जो इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है उसको रिप्रेजेंट करने वाले वहां जज ही नहीं है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये देश में तमाम इतिहास रहे हैं, अच्छे बुरे राजा रहे हैं। आप लोग जितना पीछे जाएंगे उतनी समस्याएं बढ़ेंगी। 1975 के बाद, 75 साल हो गए, 1947 के बाद जो देश बना, जो संविधान बना, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, शानदार सिस्टम है। सबको, आज जो आप सीएम हैं, पीएम हैं, आप किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, आप आज जो एसपी, सोचिए, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय राजा होते तो सारे क्षत्रिय की बल्ले बल्ले थी, ऐसा तो नहीं है। या दलित राजा होते तो सारे दलित समाज की बल्ले बल्ले थी। पिछड़े राजा होते तो सारे, कम से कम मौका आज है ना कि कोई भी एग्जाम देकर कलेक्टर बन सकता है, कोई भी एग्जाम देकर जज, लोअर जुडिशियल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन सकता है एग्जाम, उसी को हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, आप भारत के नागरिक हैं, तो आप किसी भी पद पर जाने की सोच सकते हैं। बिना अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। आज कोई आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बंदिशें लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वो चोरी छुप कर, इसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, इसी को जातिवाद कह रहे हैं। अगर आप सच्चे नागरिक हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सबको बराबर का मौका देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग संविधान और डेमोक्रेसी के पक्षधर। ये संविधान जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ये संविधान उन तमाम लोगों को जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनके पास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पूंजी नहीं है, जो लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब है, जिनके साथ जातिवाद हुआ, छुआछूत हुआ, उन सबको मौका देता है। जैसे ऐसे समझिए, आपके घर में आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, आपके पिताजी ने किसी वजह से 2 भाई के पैर तोड़ दिए, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि उसको व्हील चेयर दें? इतनी बेसिक समझ नहीं कह रहे हैं लोग, जो लोग संविधान विरोधी हैं, जो लोग आरक्षण विरोधी हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारत का संविधान अगर पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो यह देश फिर से सोने की चिड़िया हो सकता है, ज्ञान विज्ञान का केंद्र हो सकता है। हमें जाति के भ्रम से निकलना पड़ेगा। हमें संवैधानिक दायरे में रहकर अगर हम काम करें तो ये देश बहुत मजबूत होगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।